नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इस बार जनरल मुनीर ही इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान में अपने लड़कों को भेज रही है, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और उसके टारगेट पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर हैं। और यह सारा काम कराची से हो रहा है। दाऊद इब्राहिम कराची के जिस घर में रहता है, वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल के बहुत करीब आईएसआई ने डी कंपनी के आतंकियों का एक सेफ हाउस बनाया है। मतलब हमारे पास दाऊद इब्राहिम के सेफ हाउस की पूरी लोकेशन है। डी कंपनी के ऑपरेटिव्स का पता चल गया है, टारगेट का पता चल गया है। अब असली बड़ी खबर आपको कराची से मिलेगी और बहुत बड़ी खबर मिलेगी। एक ऐसी खबर जहां धुरंधर फिल्म का क्लाइमैक्स फिनिश नहीं हो पाया था। धुरंधर तो फिल्मी कहानी थी, ये कराची की असली कहानी है। इस रिपोर्ट में आपको सारी एक्सक्लूसिव डिटेल मिलेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। भाई बस गेम ओवर है हमारी, कराची भी नहीं बचा। कराची का गेम ओवर। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या कराची में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है? क्या दाऊद इब्राहिम के कराची वाले व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान का धुरंधर पहुंच चुका है? एक बड़ी खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है पाकिस्तान और एक खौफनाक सूरत-ए-हाल हमारी सरहदों पर दस्तक दे रही है। ये एक ऑपरेशन है। इस जैसी जंग, ये मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आप इतिहास के पर जब आप एक एक परत खोलेंगे, आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पड़ी। स्ट्रॉन्ग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। एक वीक नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन के ऊपर हावी होना मुश्किल है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कम्प्लीटली। ये सारा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है, ठीक है, कि जनाब हमें हर कीमत पे जो है ना वो पाकिस्तान को मारना है, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, वो कर दे। पाकिस्तान सही मुल्क नहीं है, पाकिस्तान खराब मुल्क है। मुनीर के मुल्क में हड़कंप मच गया है। युद्ध का नया सायरन बज चुका है। सवाल है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अगले हमले का डर अचानक क्यों सताने लगा है? पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है। भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे। पाकिस्तान से लड़ना होगा, पाकिस्तान से निपटना होगा। योगी ने ये यूं ही नहीं कहा है। पाकिस्तान है खरदूषण, पाकिस्तान है दुर्जन, पाकिस्तान को राक्षस विहीन करना ही होगा। योगी ने यह ऐलान यूं ही नहीं किया है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस साजिश में मुनीर सीधे सीधे इन्वॉल्व है। मुनीर आईएसआई के दम पर भारत को दहलाने वाले प्लान पर काम कर रहा था और इसके लिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गुर्गों को काम पर लगा रखा था। पूरी प्लान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कराची में दाऊद इब्राहिम के क्लिफ्टन रोड वाले व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक 5 स्टार होटल के करीब सेफ हाउस में की गई। इसी सेफ हाउस से दाऊद इब्राहिम का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन भारत में आतंकी नेटवर्क चला रहा था। वीडियो कॉल के जरिए डी कंपनी के गुर्गों को ऑर्डर्स दे रहा था और भारत में अंडरवर्ल्ड की नई टीम तैयार कर रहा था। और ये सब कुछ दाऊद इब्राहिम आईएसआई के ऑर्डर पर ही हो रहा था। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से, आईएसआई की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। एसएसजी के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है, उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ाई नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो हैं इस वक्त, और उनकी पार्टनरशिप कराची की टॉप नॉच नंबर 1 जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या पॉलिटिकल क्राइम फैमिलीज कह लो या पॉलिटिकल माफिया कह लो या जो पावर में बैठे हुए उनके साथ है। भारत को दहलाने की साजिश का ये सनसनीखेज खुलासा उन 9 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है जिन्हें दिल्ली, मुंबई और पंजाब के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं। और इन सबका कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से एक का नाम है कामी लामा, जो नेपाल का रहने वाला है। दूसरे का नाम है हरविंदर सिंह, जो लुधियाना का रहने वाला है। तीसरे का नाम है गगनदीप सिंह, ये भी लुधियाना का रहने वाला है। चौथा आतंकी मनजीत सिंह भी लुधियाना का रहने वाला है। पांचवा आतंकी तौकीर रिजवान और छठा आतंकी साजिद महबूब शेख मुंबई के रहने वाले हैं। इन सारे आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और दूसरे विस्फोटक भी मिले हैं। सवाल है, कौन है दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील का खासम खास मुन्ना झिंगाड़ा? और ये आतंकी कैसे आईएसआई के ऑर्डर पर भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद अननोन गनमैन के ताबड़तोड़ एक्शन से दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के गुर्गे इतना भड़क गए कि उन्होंने मुंबई में फिर से अपना नेटवर्क सक्रिय कर दिया? और क्या इसका मकसद लोगों को यह यकीन दिलाना है कि दाऊद अब भी जिंदा है? और क्या इसलिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर मुन्ना झिंगाड़ा को यह टास्क पूरा करने को कहा? डी कंपनी कौन है? डी कंपनी जो है वो पीछे से दाऊद इब्राहिम हैं, जो इस वक्त भी कराची 26 नंबर में रह रहे हैं, गली में, डीएचए में। और उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जो है करीम लाला जो उनके साथी थे मुंबई के, उनके जो आका खानी जो लोग हैं, कौम है, उनके साथ उनका सिर्फ राब्ता है और किसी के साथ राब्ता नहीं है। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बड़ी पुरानी तस्वीर है दाऊद इब्राहिम की और डी कंपनी की। लेकिन डी कंपनी मुंबई में जो करके आई उसके ऊपर फिल्में बनी है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा। और इनकी कराची के तमाम जो बिगेस्ट क्राइम और पॉलिटिकल माफियाज हैं उनके साथ इनकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि लड़ने से बेहतर ये पार्टनरशिप करना समझते हैं। और इन सबसे बड़ा ऊपर जो हाथ है वो फौजी माफिया का है, जिसका हैंडीकैप ये है कि अफसर 2 साल बाद चेंज हो जाता है, लेकिन नया माफिया हेड जो है हर 3 साल बाद, अब नया ट्रेंड चला है 5 और 10 साल बाद, 6 साल बाद आता है, जो आर्मी चीफ होता है। मौजूदा माफिया चीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, लेकिन उसको नीचे जो लोकल उसका लिeutenant है वो कोर कमांडर कराची है। लेकिन कोर कमांडर कराची का भी जो गूंज, जो लोकल इन्फोर्सर हैं, वो डीजीआईएसआई इंटरनल विंग इस वक्त जो है, आपको पता ही है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो सबसे बड़े अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ, चस ना करा दी तो पैसे वापस। याद है ना आपको? बहरहाल ये दिस इज हाउ पाकिस्तान वर्क्स। लोग कहते हैं यार ये क्या हर चीज में कंस्पिरेसी थ्योरी निकल आती है, लेकिन अजीजान मन ये पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान, कराची या अंडरवर्ल्ड। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको कराची में बैठे मुन्ना झिंगाड़ा की पूरी कुंडली देखनी होगी। मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ सैयद मुजक्किर हुसैन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का एक कुख्यात शार्प शूटर है।
वो मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है। 90 के दशक में वो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के गैंग में एक खतरनाक शूटर के तौर पर जाना जाता था। दाऊद को उसके अचूक निशाने पर इतना भरोसा था कि गैंग के सबसे मुश्किल काम भी मुन्ना को ही सौंपे जाते थे। झिंगाड़ा का आपराधिक इतिहास दाऊद इब्राहिम और उसके पूर्व सहयोगी छोटा राजन के बीच हुए गैंग वॉर से भी जुड़ा हुआ है। साल 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन की हत्या करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त झिंगाड़ा काफी सुर्खियों में आया था। दाऊद के खासम खास छोटा शकील के निर्देशों पर ही झिंगाड़ा अपने गिरोह के कुछ शूटर्स के साथ थाईलैंड गया था और उसने राजन पर जानलेवा हमला किया था। थाईलैंड में झिंगाड़ा को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त उसके पास से मोहम्मद सलीम के नाम का एक पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला था। 2019 में थाईलैंड ने झिंगाड़ा को वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुन्ना झिंगाड़ा जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और छोटा राजन केस में उसने अटैक में शामिल रहा है और 17 साल की उसने सजा भी काटी है बैंकॉक में, वो इनका डायरेक्ट हैंडलर था। 2019 में बैंकॉक जेल से रिहा होने के बाद आईएसआई मुन्ना झिंगाड़ा को सीधे कराची ले गई और वहां पहुंचकर वो फिर से दाऊद के नेटवर्क में शामिल हो गया और दाऊद के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर सेफ हाउस में रहने लगा। मुन्ना झिंगाड़ा कराची के इसी सेफ हाउस से वीडियो कॉल के जरिए भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था और इसके लिए उसने बाकायदा अपनी लेटेस्ट तस्वीर भी खुद ही अपने गुर्गों को भेजी थी। डी कंपनी के इन गुर्गों को चिट्टा यानी हीरोइन की लत थी, जिसका इंतजाम भी कराची में बैठे मुन्ना झिंगाड़ा ने ही किया। डी कंपनी के इन गुर्गों ने मुन्ना झिंगाड़ा से भारत में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करीब 20 लाख रुपए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी की भी मांग की थी, जिसके बाद कुछ टोकन मनी देकर आईएसआई और मुन्ना झिंगाड़ा के इशारों पर पाकिस्तान से हथियार, हैंड ग्रेनेड्स गुरदासपुर में ड्रोन से डिलीवर कराए गए थे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चला कि शायद ये ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है, जो कि पंजाब में किसी के थ्रू पंजाब के हैंडलर्स को मिली और जो इन लड़कों को दी गई, जो ये यहाँ पर लेके आए। जांच एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड से भी कई अहम सुराग मिले हैं। एजेंसियों के हाथ लगी कथित चैट्स में कई संदिग्ध बातचीत सामने आई है। ऐसे ही एक चैट में मुन्ना झिंगाड़ा ने अपने गुर्गों से कहा, माशाअल्लाह करके आना काम। दूसरे चैट में उसने लिखा, नेपाल के रास्ते तुम्हें दुबई बुला लेंगे। दूसरी ओर कथित गुर्गों की ओर से पहले चिट्टा दो यानी हीरोइन देने की डिमांड की गई और फिर 20 लाख रुपए चाहिए जैसी मांगे भी सामने आई हैं। कराची में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स और डी कंपनी के मुन्ना झिंगाड़ा ने मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने का मुद्दा बनाकर भी अपने गुर्गों को भड़काया। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। दरअसल दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र और अंडरवर्ल्ड की कमजोर होती पकड़ को देखते हुए डी कंपनी एक बार फिर मुंबई और अन्य शहरों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी स्ट्रेटजी के तहत मुन्ना झिंगाड़ा पर दांव लगाया गया था, जो लंबे समय से अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा रहा है। इस मॉड्यूल के निशाने पर दिल्ली, मुंबई समेत देश के 5 बड़े शहर थे। जांच में सामने आया है कि डी कंपनी का नेटवर्क कथित तौर पर अहम सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों, पुलिस कर्मियों और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। इनमें दादर मार्केट, सिद्धिविनायक मंदिर, भाभा एटॉमिक केंद्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जेजे ब्रिज और 1 दर्जन से ज्यादा मुंबई के संवेदनशील इलाके शामिल थे, जहां की रेकी भी की गई थी। लेकिन आईएसआई और कराची में बैठे डी कंपनी के आतंकियों की यह साजिश अपने फाइनल स्टेज में पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी गई। ये एक पाक आईएसआई बैक्ड गैंगस्टर लेड मॉड्यूल था, जिसमें पहले हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक को पुणे से, एक को झारखंड से। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स बन रही हैं, जिसके लिए कुछ हैंडलर्स हैं। तो मुंबई के कुछ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये बताया कि मुंबई और दिल्ली में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों की जो रेकी की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशंस, मुंबई के कुछ पार्क्स, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस की वीडियो लिए गए थे। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया मुंबई से।
वहाँ से ये पता चला कि दिल्ली में एक पंजाब बेस्ड टीम पहुँच चुकी है। तो उस टीम को कल इंटरसेप्ट किया गया। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड रात को करीब 1:30-2 बजे हमने बरामद किए, 2 वेपन्स और 25 कार्ट्रिजेस। ये सारे पाक बेस्ड थे और इनकी पूछताछ से ये समझ में आया कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं जो कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, जो कि दिल्ली में कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करने के लिए इन 3 लड़कों को पंजाब से भेजा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, बट कुछ और लड़के हैं और कुछ और हैंडलर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पाक बैक्ड लोग हैं, हैंडलर्स हैं, और ये लोग मुंबई में और दिल्ली में स्पेसिफिक जगहें जिनकी रैकी की जा चुकी है, जिनके कुछ स्पॉट्स और कोऑर्डिनेट्स भी इन्होंने लोकेट किए थे, उन सबको इन्होंने इनके साथ शेयर किया था टीम के साथ, जिसमें इनको अटैक करना था। तो इनको हमने टाइमली बस्ट भी किया है और इनका एक फाइनेंशियल नेटवर्क को और फाइनेंशियल सपोर्ट को भी गिरफ्तार किया है, जो कि एक नेपाली सिटीजन है। सूत्रों के मुताबिक जब से धुरंधर फिल्म आई है तब से दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग तिल मिलाया हुआ है। फिल्म धुरंधर में एक किरदार है बड़े साहब जो मौत के बिस्तर पर हैं। उसकी शक्ल सूरत दाऊद इब्राहिम से बहुत मिलती जुलती है। डी कंपनी के गुर्गे इससे काफी भड़के हुए हैं। वो अभी भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि दाऊद को कुछ नहीं हुआ है। इसलिए डी कंपनी ने ISI के साथ मिलकर सीधे कराची से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हमले का प्लान बनाया, आतंकियों की रिक्रूटमेंट की, जिसका मकसद सिर्फ एक था, दाऊद इब्राहिम की इमेज को मजबूत करना। लेकिन ISI और डी कंपनी को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान के धुरंधर यानी अननोन गनमैन कराची में दाऊद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2022 से लेकर जून 2026 तक पाकिस्तान में मोदी के अलावा अगर किसी और का खौफ देखने को मिला है तो वो वही अज्ञात हमलावर हैं, जिन्होंने मौका देखते ही हर थोड़े थोड़े दिन में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगा डाला है। आतंकियों को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला है। 4 साल के भीतर ऐसे 35 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर डाला। इसी साल जनवरी के महीने में कराची में दाऊद इब्राहिम के मॉल में भयंकर आग लगी थी, जिसमें दाऊद को भारी नुकसान हुआ था। मगर अब की बार अज्ञात हमलावरों के निशाने पर दाऊद है। ISI की सिक्योरिटी भी दाऊद को नहीं बचा सकती है। बुल प्लाजा का मालिक कौन था जी? ये लिंक डी कंपनी से निकलता है। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से ISI की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। SSG के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है। उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो है इस वक्त। अज्ञात हमलावरों ने तो दाऊद, मुनीर, शहबाज की नींद उड़ा ही रखी है। मगर पाकिस्तान को अब इस बात की भी फिक्र सताने लगी है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो लॉन्च नहीं करने वाला। इसकी भी वजह है जो आपको आगे बताएंगे। पहले पाकिस्तानियों की बातें सुनिए। इंडियन हमारे दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ सेल पकड़े गए हैं इंडिया के अंदर। वो क्या सेल हैं और वो किन लोगों को इन्होंने पकड़ लिया वहां पे? सर ने जो जिस तरह आपने कहा है कि आज उन्होंने कहा जी हमने ग्रुप पकड़ लिया ISI के, तो फलाने टमकाने। बेदी साहब ने कहा है कि संदूर 2 शुरू करेंगे और हम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जंग की तैयारियां कर रहे हैं। ताड़ साहब, एक इंडियन आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब बेदी साहब ने बिल्कुल वो ये इस पे जरा कमेंट करें कि इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। ये क्या है? ये पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं? ये अपने अवाम को सिग्नलिंग कर रहे हैं, या जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपनी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी होता है ना, बाद में जब रिटायर होता है तो फिर उनको हायर कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में, बाद में उनको CDS लगा देते हैं।
उसकी तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, डोमेस्टिक सिग्नलिंग है, या पाकिस्तान को वार्निंग है आपकी नजरों में? मैं कहता हूँ करेंगे, चाहिए इनको, करें, ट्राई करें, खुशबू वगैरह लगा कर आए, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना खुशबू लगा के पेशावर आओ ना, तो आए आप, कोई क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो फील्ड मार्शल साहब दे विश फॉर कि इस तरह का फिर आप दोबारा काम करो। वो पिछली दफा मुझे खुद याद है, मेरी फर्स्ट हैंड उनके साथ सिटिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 तैयारे लाख किए थे। हमने कहा नहीं यार, एस्केलेट ना, इसको ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो ठीक है, करेगा, आप आए, ये तख्त और तख्ता एक ही गल है चीमा साहब। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इस तरह नहीं है। अगर आपको शौक है, अगर आप कहते हैं यू स्टिल हैव अ विल टू डू इट, कम टू इट। हमारे फील्ड मार्शल है सैयद आसम मुनीर, तजद गुजार है, और अभी तक तजद मिस नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में। यू डू इट, यू फाइट। और जो तजद गुजार लोग होते हैं, दो ही चीजें उनके सामने होती है चीमा साहब, या शहादत होती है या गाजी होते हैं, इनमें तीसरा कुछ नहीं होता उनके पास। तो आप करें, आप अपना शौक पूरा करें। तो जून की पहली तारीख है और ऐसा लग रहा है कि जंग का जुनून फिर सवार हो गया है। जून में जंग फिर तेज हो गई है। मार्च का महीना युद्ध में बीता, अप्रैल का महीना बीता, मई का महीना बीता और अब जंग चौथे महीने में प्रवेश कर चुकी है। 1 जून को ईरान ने कुवैत में मिसाइल से हमला कर दिया। अमेरिका ने हॉर्मूज के पास ईरान के 2 द्वीपों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले में ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया गया। ट्रंप को एक रिपोर्ट ने परेशान कर दिया है। ईरान ने 55 दिन के सीज फायर में ध्वस्त की गई मिसाइल साइट्स को रिकवर कर लिया है। उधर इजरायल ने साउथ लेबनान से आगे जाते हुए बेरूत के दाहिया इलाकों को समतल करने का आदेश दे दिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ेगा या सीज फायर चलेगी, देखिए ये रिपोर्ट। जून में खतरनाक हुआ खाड़ी में युद्ध का जुनून। अमेरिका ने 2 द्वीपों में ईरान के एयर डिफेंस उड़ा दिए। ईरान ने कुवैत में मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में सायरन की आवाज तेज होती जा रही है। जैसे जैसे सायरन का शोर बढ़ रहा है, कुवैत सिटी में सन्नाटा पसरता जा रहा है। चंद मिनटों में कुवैत सिटी वीरान दिखाई देने लगती है। कुछ बच जाता है तो वो मल्टी स्टोरी इमारतें, मस्जिदें और बड़े बड़े खाली पड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स। कुवैत सिटी के लोग सायरन का शोर सुनकर अंडरग्राउंड बंकरों में छुप जाते हैं। चंद मिनट बाद कुवैत सिटी का आसमान लाल हो जाता है। ईरानी मिसाइलों और कुवैत के एयर डिफेंस के बीच आसमान में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ईरान से दागी गई मिसाइलों को कुवैत सिटी में लगा एयर डिफेंस इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाता है। कुवैत और ईरान दोनों ही मुस्लिम कंट्री हैं। कुवैत अमेरिका के साथ है, इसलिए ईरान का दुश्मन है। ईरान ने एक हफ्ते में दूसरी बार कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं।
कुवैत में ईरान का टारगेट अमेरिकी एयरबेस अली अल सालेह और अली अल सलेम एयरबेस हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका अब भी कर रहा है। अमेरिकी सैनिक अब भी वहां मौजूद हैं। ईरान ने कुवैत सिटी में अटैक के लिए फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतह 110 में लगा 500 किलो का उच्च विस्फोटक जहां फटता है, वहां भयंकर तबाही होती है। इस बार गनीमत रही कि कुवैत के एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। फिर भी बैलिस्टिक मिसाइल के जो टुकड़े नीचे गिरे, उनसे अली अल सालेह एयरबेस में पार के MQ-9 रीपर ड्रोन को भारी नुकसान हुआ। ईरान के एक ही प्रहार में ट्रंप को 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ईरान ने सीज फायर के बीच क्यों अमेरिका का मूड बिगाड़ा? मुश्तबा ने क्यों कुवैत के ही एयरबेस को मिसाइल से उड़ाया? दरअसल कुवैत पर हमले से पहले अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस और रेडार को क्रूज मिसाइलों से उड़ा दिया था। अमेरिका ने इसे डिफेंसिव एक्टिविटी बताकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने फौरन एयर स्ट्राइक कर इसका जवाब दिया। अमेरिका ने ईरान के गोरुक और कासिम द्वीपों पर हमले किए थे। अमेरिकी नेवी ने क्रूज मिसाइलों से गोरुक और कासिम आइलैंड में मौजूद ईरान के रेडार और कमांड सेंटर को उड़ाकर इसका आगाज किया। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक तेहरान में कर रहा था, अब बंदर अब्बास, गोरुक और कासिम आइलैंड को क्यों हिट कर रहा है? ईरान का गोरुक होर्मुजगन प्रांत में स्थित एक कोस्टल सिटी है जो ओमान की खाड़ी के सामने है, जबकि कासेम ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है जो हॉर्मुज के मुहाने पर स्थित है। दोनों ही द्वीप स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर हैं। अमेरिकी नाकेबंदी से लड़ने के लिए और हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए दोनों ही आइलैंड में ईरान ने बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है। यहाँ IRGC की नेवी की अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। अमेरिका अगर यहाँ ईरान के रणनीतिक संसाधनों को उड़ा देता है तो हॉर्मुज में ट्रंप अपना कंट्रोल पा सकते हैं। ईरान ने एक दिन पहले यहीं अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। آمریکا صرفا نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه نقض ماده 4 जब जब अमेरिका सीज फायर तोड़ता है, ईरान पर हमले करता है, हम बिना किसी हिचक के फौरन पलटवार करते हैं, जैसा कि आज हमने किया। हमने कुवैत में अमेरिकी बेसों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान हर तरह से तैयार है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश को हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو مورد هدف قرار دادیم. जून के पहले दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल शिप से ज्यादा ईरान की अटैकिंग फास्ट बोट दिखाई दे रही हैं। ईरान ने रणनीति बदलते हुए इनकी संख्या अचानक बढ़ा दी है। हर बोट पर 2 मिसाइल लगी हुई है जो दुश्मन पर किसी भी वक्त फायर झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में ईरान की मदद से 30 कॉमर्शियल जहाजों ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। 2 हफ्ते में अमेरिका के 70 जहाज भी हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। ट्रंप ने इसका दावा करते हुए कहा है कि हॉर्मुज में अब ईरान की दादागिरी के दिन खत्म हो चुके हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने जो 70 जहाज पार कराए हैं उनके ट्रांसपोर्टर बंद करा दिए गए थे ताकि ईरान उनकी लोकेशन और मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर पाए।
ट्रंप के दावों में अगर दम होता तो सऊदी किंग MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को हॉर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मदद नहीं मांगनी पड़ती। खाड़ी के मुस्लिम देशों को नाटो की फौज नहीं बुलानी पड़ती। हॉर्मुज में ट्रंप की नेवी अब तक ईरान की बिछाई माइंस नहीं हटा पाई है। ईरान की स्पीड बोट से हमले का खतरा भी कम नहीं कर पाई है। इसलिए हॉर्मुज में नाटो की एंट्री हुई है, जो ईरान के सहयोग से समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाएगा। युद्ध में ट्रंप को बहुत बड़ा शॉक, मुस्तफा को वापस मिला स्टॉक। ट्रंप अब अगर डील को पीछे छोड़कर युद्ध में कूदते हैं तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ सकता है। वजह एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के पहले राउंड में अमेरिका ने ईरान की 69 टनल बर्बाद की थी। ये टनल उन अंडरग्राउंड बंकरों और मिलिट्री फैसिलिटी से जुड़ी हुई थी जिनमें ईरान ने मिसाइल और गोला बारूद का स्टॉक जमा कर रखा था। ईरान ने 55 दिन के सीज फायर में 50 टनल को दोबारा खोल लिया है। वहां जमा मिसाइल, ड्रोन, बम, गोला बारूद को दोबारा हासिल कर लिया है। अमेरिका के B-2 और B-50 जैसे बॉम्बर की बमबारी से टनल के गेट पर जो पत्थर और मलबा जमा हो गया था, उससे बहुत भारी बुलडोजरों का इस्तेमाल कर ईरान ने हटा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के अंडरग्राउंड साइट्स में अब भी 1000 मिसाइल का स्टॉक मौजूद है। अमेरिका के जिन बड़े बड़े बॉम्बर का खौफ पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका की जिन मिसाइलों से दुनिया थर्राती है, उनके हमलों से ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के 30,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम बेकार चले गए। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमेरिका ने पहले राउंड में ईरान के मिलिट्री अड्डों पर 15,000 से ज्यादा मिसाइलें चलाई। सतह पर तो नुकसान दिखा, लेकिन जो असली टारगेट थे उन्हें जो नुकसान हुआ भी उसे ईरान ने सीज फायर में दोबारा तैयार कर लिया। मतलब ट्रंप बड़ी बड़ी मिसाइलों के हमलों से मुस्तफा का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में 84 लाख करोड़ रुपए के हथियार फूंके। इजरायल ने 1,10,000 करोड़ का गोला बारूद फूंका। रिपोर्ट के मुताबिक सब बेकार चला गया। ईरान अब भी सीना ठोक कर कह रहा है या तो उसकी शर्तों पर डील होगी, वरना वो युद्ध के मैदान में फिर दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस राह पर चलते हुए जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि कूटनीतिक संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिक दुश्मन के शब्दों या वादों पर जरा भी भरोसा नहीं करते। हमारे लिए महत्वपूर्ण वे ठोस उपलब्धियां हैं जिन्हें हमें बदले में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हासिल करना होगा। जब तक हमें ये सुनिश्चित नहीं हो जाता हमने ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को सुरक्षित कर लिया है, तब तक हम किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं देंगे। देश में फूट और सामाजिक विखंडन पैदा करने की शत्रु की योजनाओं के सामने एकता बनाए रखना हम संसद सदस्यों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि हम वैध मतभेदों को भी कला और विभाजन में तब्दील न होने दें। हम वाणी और कर्म दोनों में राष्ट्र की एकता और एकजुटता को मूर्त रूप दें। मुस्तफा अब खुलकर जंग के मैदान में आने को तैयार है। ईरान ने नया पोस्टर जारी कर हुंकार भरी है। खाड़ी में जब तक अमेरिका का एक भी बेस, एक भी सैनिक मौजूद है, वो हमला करता रहेगा। ईरान ने नई मिसाइलें लॉन्च कर ट्रंप को संदेश भेज दिया है। डील के नाम पर ईरान को कमजोर करने की साजिश अब नहीं चलेगी। अमेरिका एक अटैक करेगा तो ईरान 10 बार पलटवार करेगा। अमेरिका को खाड़ी देशों से भगाकर ही ईरान दम लेगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें देखकर ट्रंप को नींद नहीं आएगी। यूएई में अमेरिका के बेस पर ईरान ने कितनी तबाही मचाई है। जगह जगह जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो ईरान की पिन पॉइंट स्ट्राइक से बने हैं।
ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 बेस तबाह कर दिए हैं। अमेरिका की ताकत उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया है। सर्विलांस और ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया है। अमेरिका के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जला दिया है। अमेरिका जिन पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस पर इतराता था, उन्हें ईरान जैसे देश ने उड़ा दिया। इतने सैंक्शंस और पाबंदियों के बावजूद ईरान की युद्ध मशीनरी को ईंधन कहां से मिल रहा है? ईरान कैसे इतनी जल्दी अपना मिसाइल प्रोग्राम पटरी पर ला पाने में कामयाब हो गया? इसके पीछे चीन का दिमाग है, जिनपिंग का गेम है। चीन ये गेम कैसे खेल रहा है? चीन शेल कंपनियों के जरिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ईंधन दे रहा है। ये शेल कंपनियां तुर्की और यूएई से चलाई जा रही हैं, जो अमेरिका के दोस्त हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हाउकुन एनर्जी का है, जिसने आईआरजीसी से डील की। उसे 10,000 टन सोडियम परकोलेट बेचा, जिसकी कीमत $43 मिलियन है। इतने कच्चे माल से करीब 250 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। ट्रंप जब डील के लिए ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं, उस वक्त बीजिंग पूरी ताकत से तेहरान के पीछे खड़ा है। जिनपिंग ने फिक्स कर दिया है कि लड़ाई में ईरान को मिसाइलों की कमी नहीं पड़ेगी। वो मिसाइलों में लगने वाले कल पुर्जे, केमिकल और ऑयल उन्हीं देशों से ईरान को पहुंचाएगा जो अमेरिका के खास हैं, जहां अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने अब ट्रंप को एक और झटका दिया है। ट्रंप ने डील के मसौदे में बदलाव करने को कहा है। अब मुस्तफा ने कहा है कि अगर ट्रंप डील के बीच मसौदा ही बदल देंगे तो ईरान भी नए सिरे से शर्तें रखेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बातचीत और युद्ध साथ साथ चलते रहेंगे? बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान जारी है। जब तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक उनका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इस स्तर पर कही जा रही हर बात, प्रचलित अटकलों और अनुमानों को मेरे विचार से तब तक नजरअंदाज किया जाना चाहिए जब तक कि मामला निर्णायक न हो जाए। अमेरिका ईरान डील के बीच इजरायल रोड़ा बना हुआ है। ईरान ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इजरायल अब रुक नहीं रहा, वो साउथ लेबनान से आगे निकल रहा है। इजरायल के अल्टीमेटम के बाद अब लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर भगदड़ जैसे हालात हैं। हजारों लोग अपना सामान कारों में लादकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चल पड़े हैं। बेरूत से जाने वाले तमाम रास्तों में जाम लग गया है। साउथ लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जा करने के बाद इजरायल अब जहरानी नदी तक बफर जोन का विस्तार करना चाहता है। नेतन्याहू का अगला टारगेट बेरूत का दाहिया इलाका है। दाहिया को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर यहीं अंडरग्राउंड बंकरों में रहते हैं। हिजबुल्लाह पूरी प्लानिंग यहीं बैठकर करता है। नेतन्याहू ने इजरायल की ग्राउंड फोर्स को आदेश दिया है कि साउथ लेबनान की तरह दाहिया को भी समतल करना है। गाजा में जैसे हमास को खत्म किया है, वैसे ही दाहिया में हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हम शटूला में उत्तरी सीमा पर हैं और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम दहिया को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। मैंने पिछले युद्ध विराम का विरोध किया था और आज मैं यही कह रहा हूं कि हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आईडीएफ अपना काम कर रही है। शुक्र है पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो दहिये है। हमें दहिये पर कब्जा करना होगा, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, उसे नष्ट करना होगा और फिर से नष्ट करना होगा। हिजबुल्लाह दहिये में है, दहिये में हिजबुल्लाह को नष्ट करो। दहिये को पूरी तरह से नष्ट करने का समय आ गया है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करते हैं। हमें साझेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सैनिकों और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना एक लक्ष्मण रेखा है। वो दहिये को पूरी तरह से नष्ट करना ही होगा। खाड़ी और लेबनान में हालात जितने तेजी से बदल रहे हैं, उससे युद्ध और बढ़ने का खतरा ज्यादा है। ट्रंप के लिए नेतन्याहू को रोकना मुश्किल है। ऐसे में वो मुस्तफा को कैसे रोक पाएंगे?